हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रभात कुमार और आप सभी का के एकेडमी के प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम लोग पेपर 2 के कुछ कंटेंट बेस प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। एक्चुअली हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो पोर्शन है उस पे इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसे आस्पा के रूप में भी जाना जाता है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन वहां पे पड़ जाता है। आप जब आप पोस्ट को प्राप्त करेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, तो आपको इस पोस्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी होगी, आपको इस पोस्ट के बारे में शिक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, इस एक्ट के बारे में। सॉरी, तो ये एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह इंटरनल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा, इस पावर्स के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाली पावर्स हैं उनका बराबर यूज किया जाता है, और उनके यूज करने के परिप्रेक्ष्य में कई बार यह एक्ट कंट्रोवर्शियल भी रहा है। न्यूज में भी हमेशा यह रहता है। लगातार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कुछ एरियाज में इस पावर की, इस एक्ट को एक्सटेंड करती जाती है। जैसे अभी रिसेंटली मैं अगर इम्प्रूवमेंट्स की बात बताऊं तो 2024 अक्टूबर में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसको एक्सटेंड किया गया, इसकी जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया गया। एक्चुअल में ये जो पावर है, ये जो एक्ट है, यह स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है बच्चों, किसको? आर्म्ड फोर्सेस को। आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन शामिल है? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, डिफरेंट जो फोर्सेस उन एरियाज में डिप्लॉयड की गई होंगी, उन फोर्सेस को यह पावर दी जाती है। इसके साथ साथ आर्मी को दी जाती है, आर्मी को प्रोवाइड की जाती है, और जो उस एरिया पे वर्किंग फोर्सेस हैं उनको यह स्पेशल पावर प्रोवाइड की जाती है। अब मैं बात करूं कि अगर यह एक्ट कब लागू किया गया, कब भारत में इसका इनेक्टमेंट हुआ, तो भारतीय पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने 1958 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इस एक्ट को स्टार्टिंग किया था, लागू किया था। बात समझ आ रही? क्लियर हो रहा है? तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1958 में इस एक्ट को लागू किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे इस पावर को यूज करने के बाद जो इसमें सक्सेस आई, उसको देखते हुए उन रीजन्स पे अलग तरीके से एक्ट बना करके, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में यही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 1990 को बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया। कुछ रीजन जैसे पंजाब, जहाँ पे इंसर्जेंसी काफी हद तक फैली हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पंजाब में भी लागू किया गया। अभी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट, मतलब 8 स्टेट्स में जो मेजर है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इन 4 स्टेट्स में कुछ कुछ एरियाज में अभी भी लागू है आर्म्ड स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और यह अगर देखा जाए कि किन रीजन पे लागू होता है, तो ये जो पावर है, जो फोर्सेस को प्रोवाइड होती है, डिस्टर्ब्ड एरिया पे लागू किया जाता है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल करके आई कि डिस्टर्ब्ड एरिया पे, एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो आर्म्ड पावर स्पेशल पावर एक्ट है, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पे लागू किया जाता है और उसको लागू करने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। किस रीजन पे लागू किया जाएगा? डिस्टर्ब्ड एरिया पे लागू किया जाएगा। डिस्टर्ब्ड एरिया है क्या चीज? एक्चुअल में डिस्टर्ब्ड एरिया उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां दो समुदाय आपस में किसी कारण क्या हो सकता है? रिलीजियस भी हो सकता है, लैंग्वेज के रीजन पे भी हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो, उसके कारण दो ग्रुप आपस में वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में उस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित करेगी, डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित किया जाएगा। और इस डिस्टर्ब्ड एरिया में इस एक्ट को लागू किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, इसको वहां पे इस पावर के द्वारा वहां की जो फोर्सेस होंगी उनको स्पेशल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों।
समझ आ रहा बात? तो इसका अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो सबसे पहले 1958 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे इसको लागू किया गया था। फिर इसको 1990 में 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट JNK 1990, तो इस एक्ट के द्वारा इस पावर की जो एक्सटेंशन थी वो जम्मू एंड कश्मीर तक बढ़ा दी गई बच्चों। इसके बाद मैं अगर आगे की बात करूं तो जैसे इसमें दिया हुआ है सारा कुछ, आप लोगों के पास ये PPT या PDF के रूप में रहेगा, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। ज्योग्राफिकल इवैल्यूएशन की बात की गई, पहले ये कहाँ पे अप्लाइड था, पहले यह नॉर्थ ईस्ट रीजन पे लागू किया गया था, फिर इसे जम्मू एंड कश्मीर में आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार यह इसका जो डेवलपमेंट, जो इसका इवोल्यूशन है, इस प्रकार स्टार्ट होता है। अगर इसके जो मेजर प्रोविजन है, अब इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है या क्यों इसको लागू किया जाता है, उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है इसके प्रोविजंस। ये चीजें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। सबसे पहले क्या, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया। डिस्टर्ब्ड एरिया तो कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिस्टर्ब्ड एरिया को नोटिफाई करेगी और गवर्नर के द्वारा इसको गवर्नर के थ्रू इसका डिक्लेरेशन किया जाता है कि मणिपुर वाले रीजन पे इस एरिया को हम डिस्टर्ब्ड एरिया के नाम पे घोषित कर रहे हैं। बात समझ आ गई? has the authority, central government has the authority to declare any region as disturbed area, और उस एरिया में आसपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अब इसमें क्या क्या पावर होती है, प्रोविजंस क्या क्या है? सर्च एंड सीजर का फोर्सेस को पावर्स दी जाती है कि वो किसी भी रीजन पे, किसी उस एरिया पे जहां पे भी ये डिस्टर्ब्ड एरिया होगा, उस रीजन पे कहीं पे भी जाके अपना सर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अपने ऑपरेशंस के दौरान पे वो इंसर्जेंट ग्रुप के अगेंस्ट पे जो ऑपरेशंस लागू करते हैं, चलाते हैं, उस ऑपरेशंस के दौरान पे कोई भी घर पे, किसी भी जगह पे वह सर्च कर सकते हैं विदाउट किसी वारंट के, विदाउट किसी परमिशन के, जाके सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को जो जिस पे भी उनको शक लगा, जिस पे भी लगा कि यह व्यक्ति संदिग्ध है, यह व्यक्ति इन सब चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वह उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट को। बस क्या करना होगा, एक वार्निंग देनी होगी, अर्ली वार्निंग उनको देनी होती है। ये चीजें अभी मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊंगा। अर्ली वार्निंग देनी होती है कि भाई आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो इन सब एक्टिविटीज में शामिल हो, तो आपको क्या करना है, सरेंडर कर दो, वरना हम आप पे फायर कर सकते हैं या आप पे अरेस्ट कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति को वार्निंग देने के, अरेस्ट करने से पहले या फायर करने से पहले उसको वार्निंग देनी होगी। यूज ऑफ फोर्स, पावर्स का यूज करना है। एक्ट अथोराइजेस द यूज ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग लीथल फोर्स इफ नेसेसरी। अगर ऐसा लगता है फोर्सेस को कि यह व्यक्ति इन सब चीजों में इन्वॉल्व है और यह सरेंडर नहीं कर रहा है, यह जो फोर्सेस हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वह उसको गोली भी मार सकती हैं। पहले वार्निंग देना होगा, सबसे पहले उनको वार्निंग देना होगा, देन उसकी वह किलिंग्स कर सकती हैं, मार सकती हैं, अगर उनको लगा कि यह व्यक्ति जो है यह संदिग्ध है, यह व्यक्ति इस चीज में इन्वॉल्व है। प्रिवेंटिव मेजर्स, अब अगर उसने कोई फोर्सेस हैं, उन्होंने कोई भी काम ऐसा स्टेप ले लिया है, तो उसके लिए क्या है, तो फोर्सेस में टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स सच एज डिस्ट्रॉइंग आर्म्स डंप्स और न्यूट्रलाइजिंग हॉस्टाइल पोजीशंस, ऐसा वह कर सकते हैं। इम्यूनिटी क्या प्रोवाइड है उनको, लीगल इम्यूनिटी की बात करें कि कानून क्या कहता है, तो क्या कहता है, आ फोर्स पर्सनल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, जो आसपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम पर्सनल प्रोसिक्यूशंस। इससे वह मतलब उन पर्सनल को लीगल किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराता है, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जुडिशियल इम्यूनिटी भी उनको प्रोवाइड किया जाता है कि
उनके अगेंस्ट पे कोई केस नहीं दर्ज किया जाएगा या कोई मामला नहीं चलाया जाएगा कोर्ट में विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी होगी, प्रियर परमिशन लेनी होगी, देन उनके अगेंस्ट पे कोई भी केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। विदाउट परमिशन कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके का लीगल या जुडिशरी एक्शन उनके अगेंस्ट पे नहीं लिया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे आसपा के, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के। अब जो इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज। अभी देखो हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो जिस चीज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो उसमें आर्गुमेंट राइटिंग आता है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्गुमेंट राइटिंग में जो आसपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसके अगेंस्ट और फॉर में आप 5-5 बिंदु लिखिए, इसमें आर्गुमेंट आप लिखिए। तो आपके पास कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप बता सकें कि नहीं ये नेसेसरी है, और कुछ आपके इसके अगेंस्ट पे पॉइंट होने चाहिए ताकि आप बता सकें कि नहीं इसका विरोध क्यों हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन राइट कंसर्न्स कह रहा है। ह्यूमन राइट कंसर्न्स है कि बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों को, सिविलियंस लोगों को किडनैप कर लिया जा रहा है, जुडिशियल किलिंग्स की जा रही है उनकी, मतलब उनसे पूछताछ के दौरान पे उनकी किलिंग्स हो जा रही हैं, पुलिस उनका टॉर्चर कर रही है, और डिसअपियरेंस है, मतलब गायब कर दिए जा रहे हैं लोग। तो दीज आर द ह्यूमन राइट कंसर्न्स अबाउट आसपास यूज। बात समझ आ रही? दूसरा क्या अकाउंटेबिलिटी इशू है। कहा जा रहा है कि जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस अपनी पावर्स को यूज करने के लिए किसी भी प्रकार से अकाउंटेबल नहीं है। बात समझ आ रही? कि मतलब अगर किसी व्यक्ति ने सपोज करके कहीं पे भी डिस्टर्ब्ड एरिया है और वहां पे कोई फोर्स है, सीआरपीएफ का जवान है, और उसने क्या कर दिया, किसी संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। अब उसकी नज़र में तो संदिग्ध था, बट वो था नहीं संदिग्ध, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, उसको कुछ और प्रॉब्लम थी, या वह सुन नहीं पाया आपकी वार्निंग, या फिर रिएक्ट करने से पहले आपने उसको गोली मार दी। तो अब क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो, कुछ नहीं। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस चीज़ के लिए, ना ही उसे जुडिशियली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ना ही उसके अगेंस्ट पे जुडिशियल केस चलाया जा सकता है, ना ही कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। सो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का लैक हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी लैक हो रही है। तीसरा कंसर्न क्या है, तीसरा इसके अगेंस्ट पे बात क्या कही जा रही है कि डिबेट इन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। क्या कहा जा रहा है कि जुडिशरी हैज इंटरमिटेंटली, लगातार कई बार रुक रुक के, एग्जामिन आसपास प्रोविजंस स्ट्रेसिंग दैट व्हाइल द स्टेट में नीड स्पेशल पावर। कह रहा कि स्टेट के पास स्पेशल पावर होनी चाहिए शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सच पावर्स मस्ट नॉट लीड टू इम्प्यूनिटी। उनको मतलब बिल्कुल उनको कानून से बाहर नहीं रख देना चाहिए, उनको पूरी तरीके से आप कुछ भी करो आप माफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, जो एक तरीके से आसपा को रोकने के लिए या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको एक बार फिर से रैशनली उनको फिल्टर करने की बात, कहने की बात कही जा रही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसर्न, जो ह्यूमन राइट्स हो गया, इसके अलावा लीगल इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी इशू हो गया और जुडिशरी इशू हो गया। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट में अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। जरूरी क्यों है कि कुछ रीजंस पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्सेस को इस पावर के द्वारा जो स्पेशल पावर्स मिलती हैं उसके द्वारा उनको खुद को बचाने या काफ़ी अच्छी तरीके से ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए आवश्यक भी होता है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे रख सकते हैं बच्चों। बात समझ आ रही है? अगला तरफ चलते हैं कि करंट स्टेटस इंपॉर्टेंट है आपका, यह फॉर द पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को आप अपने एसे या फिर आर्गुमेंट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग में शामिल कर सकते हो। यह क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग में भी पूछा जा सकता है। तो करंट स्टेटस की मैं बात करूं तो करंट स्टेटस अभी जम्मू एंड कश्मीर में लागू है कुछ एरिया पे, हालांकि वहां पे 370 हटने के बाद काफी कुछ व्यवस्थाएं नॉर्मल हुई हैं, लेकिन अभी भी वहां पे
आसपा जैसे पावर्स के यूज की जरूरत समझ में आती है और सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन्स में अभी भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लागू किया हुआ है। अगली जगह पे देखें तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे, जो नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। इन 4 स्टेट पे, असम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन पे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। इन 4 स्टेट्स के कुछ रीजन्स पे, ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट्स पे लागू है, कुछ रीजन्स पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे इसका, जहां पे क्लैशेस हो रहे हैं, जहां पे वायलेंस हो रहा है। अब देखिए डिस्टर्ब्ड एरिया की मैं बात करूं तो मैंने शायद आप लोगों को क्लियर नहीं किया, डिस्टर्ब्ड एरिया की मतलब क्या, उस रीजन को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाएगा जहां पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं दो कम्युनिटीज के बीच पे, 2 समुदायों के बीच पे, किसी भी रीजन को लेके, तो उन रीजन्स पे इसको लागू किया जाता है आसपा को। तो अभी अगर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट पे ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं, ऐसे वायलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे अभी आसपा को लागू किया गया हुआ है, आसपा लगातार यूज में हो रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, इन स्टेट से आसपा को हटा लिया गया है। वहां पे शांति व्यवस्था बरकरार है, शांति व्यवस्था पूरी तरीके से आ चुकी है, इस वजह से इस जो एक्ट है इसको वहां से हटा लिया गया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आसपा है, आर्म्ड पावर स्पेशल पावर है, स्पेशल पावर एक्ट है, इसका एक क्रिटिसिज्म इसलिए भी किया जाता है क्योंकि 1942 में जब हम लोग अपने भारत देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो मूवमेंट जब भारत में, क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत में चल रहा था, उस टाइम भारत लोगों को कंट्रोल में करने, भारतीय लोगों को कंट्रोल में करने के लिए भारत के जो क्रांतिकारी वीर थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का सेम पावर्स एक्ट जो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है, इसी एक्ट को अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था और भारतीयों के खिलाफ इसका यूज किया गया था। तो ये भी बात कही जाती है कि ये उस टाइम के ही पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, जबकि आज हम आज़ाद हैं और इस पावर का यूज अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ यूज किया था, जो कि हमारे इनिमी थी या हमारे एक तरीके से हमारे शोषण करता थे। तो आज भी हम एक तरीके से शोषण करता हुए जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो हम अपने लोगों पे ही इस तरीके का पावर्स का यूज कर रहे हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है, इसका क्रिटिसाइज इसको इस आधार पे भी किया जाता है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन के टाइम पे इसको यूज किया गया था, सेम पावर को, उसी को कैरी करके, सेम पावर को कैरी करके 1958 में नॉर्थ ईस्ट रीजन पे लागू किया गया। तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट केस 1997। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि पावर टू कॉज डेथ इज टू बी एक्सरसाइज्ड अंडर द डेफिनेट सर्कमस्टांसेस, कि मतलब अगर किसी को मारा जा रहा है, किसी को किल किया जा रहा है इस पावर का यूज करते हुए, तो उसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस डिसाइड होनी चाहिए, कुछ सिचुएशंस को डिसाइड किया जाना चाहिए कि इस तरीके की सिचुएशंस ही, तभी फोर्सेस ने किलिंग जैसे पैटर्न को फॉलो किया, किसी की जान ली। बात समझ आ गई? इसी तरीके का एक केस और है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन केस 2016 है। कोर्ट रूल्ड दैट आर्म्ड फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहा है कि अगर जो फोर्सेस हैं उनको इम्यून नहीं किया जाना चाहिए, उनकी जांच की जानी चाहिए कि उन्होंने जो पावर यूज किया वह दायरे में है कि नहीं है, उनके खिलाफ जांच बैठाई जा सकती है। इस तरीके का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिया गया है। इसके अलावा
कुछ कमेटीज हैं जिन्होंने रेकमेंड किया है, जैसे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप परीक्षा की तरफ से अपने एग्जाम्पल में या अपने कहीं पे भी किसी भी रूप में इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ये वही एग्जाम्पल्स हैं, आपको अपने आर्गूमेंट में, ऐसे राइटिंग में इन एग्जाम्पल्स को रख के अपने बात को आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, यही बात बीपी जीवन रेड्डी की कमेटी के द्वारा भी कही गई है, और यही बात संतोष हेगड़े कमेटी 2013 के द्वारा भी सजेस्ट किया गया है कि रिव्यू ऑफ द एक्ट एवरी 6 मंथ, 6 महीने में एक्ट का रिव्यू किया जाना चाहिए। बात समझ आ रही? जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 में कॉल्ड फॉर सब्जेक्टिंग सेक्सुअल वायलेंस, इंपॉर्टेंट है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, शर्मिला, इरोम शर्मिला, इरोम शर्मिला। इन्हें मणिपुर का आयरन लेडी भी कहा जाता है, आयरन लेडी भी कहा जाता है बच्चों। इरोम शर्मिला का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, इस एक्ट से इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि इन्होंने 16 ईयर्स से हंगर स्ट्राइक किया हुआ है टू अबॉलिश। इसके अबॉलिशन के लिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स को हटाने के लिए इन्होंने 16 साल 2000 से लेके सन 2016 तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया है। अभी ये इन्होंने 2016 में इन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया है और आफ्टर 16 ईयर्स इस पावर्स को खत्म करने के लिए अब ये पॉलिटिकली एक्टिव हो चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लोगों के नाम, इंपॉर्टेंट कमिटीज और एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आप शामिल कर सकते हो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। कंक्लूजन क्या है? सपोर्टर व्यू कहते हैं कि अब देखिए, ये वाला जो आर्ग्यू है ना, ये आप यूज कर सकते हैं फॉर सपोर्ट ऑफ द एक्ट। समझ आ रहा है? आर्ग्यू दैट इट इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट फॉर द armed forces to effectively combat insurgency and maintain law and order in region where normal policing is inadequate। बात समझ आ रही? तो यह एक इंपॉर्टेंट या वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्सेस के पास होना चाहिए ताकि वह इंसर्जेंसी वाले जो एरियाज हैं वहां पे शांति व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके बच्चों। इसी तरीके से जो क्रिटिक्स व्यू है वो ये कहते हैं कि नहीं, इस तरीके का जो एक्ट है उसको खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि यह वायलेंस, मतलब जो सिविलियंस हैं उन लोगों का शोषण करने का भी एक तरीका है, तो इस तरीके के एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए। तो फिर अभी क्या, अगर आपको फाइनल अपना व्यू लिखना है तो आप एक बैलेंस व्यू लिखेंगे और लिख सकते हैं कि चूंकि इस पावर्स में बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स है, इसको क्रिटिक्स के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है, इस वजह से इस एक्ट को रैशनली इस एक्ट को स्क्रूटिनाइज किया जाना चाहिए और इसके जो इस तरीके के जहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं है वहाँ पे लाइबिलिटी सेट किया जाना चाहिए और जो जांच प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको भी थोड़ा सा लायबल बनाया जाना चाहिए फोर्सेस के अकॉर्डिंग। लेकिन यह एक्ट चूंकि फोर्सेस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको लागू किया जाना चाहिए, या जो भी आपको उचित लगे उस तरीके से आप बैलेंस अपना व्यू दे सकते हैं बच्चों। तो ये एक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्लास थी, छोटी सी क्लास है, लेकिन यह एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग के संदर्भ में और कुछ पेपर 1 के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में आसपा का यूज किन किन स्टेट्स में किया जा रहा है। बात समझ रही? या फिर आसपा में जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वह उस डिस्टर्ब्ड एरिया का डिक्लेरेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। आपको क्या करना है कि अपने माइंड को खोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये समझना है कि हमारा जो दायरा है, पेपर 2 का दायरा या पेपर 1 का दायरा कितना हद तक है, कहां तक जा सकते हैं हम। तो उस एरिया में, उस दायरे में जितनी भी चीजें आती हैं उनके बारे में आपको एक ओवरव्यू तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, एक नॉर्मल जानकारी तो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपके पास जो
एसे राइटिंग है उसमें आपको 6 एसे मिल जाएंगे, लिखने आपको 4 होंगे। तो मतलब आपके पास 2 अल्टरनेट मिल जाते हैं कि ये वाला नहीं तो ये वाला कर लेते हैं। लेकिन आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग अगर वो 2 आते हैं और दोनों ही कंप्लीट करने होते हैं तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप एक छोड़ के दूसरा कर लो। तो अगर आसपा जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर आपकी एक बाध्यता हो जाती है कि हमें इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार इसलिए हमें क्या एक 360 डिग्री का कम से कम आप जितना आपका एक सिलेबस डिसाइड किया गया है कि इन रीजंस के से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस दायरे में आपको थोड़ी बहुत हर एक चीज़ की अपनी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप वीडियो वॉच करते रहिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव सेशंस पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो भी इंक्वायरीज के नंबर हैं उनसे भी आप कांटेक्ट करके अपने इश्यूज को बता सकते हैं। आपके इश्यूज तुरंत सॉल्व किए जाएंगे। और इसी अपनी जो पढ़ाई जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे और ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं तो हम ज़रूर वर्क करेंगे, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं फुल कोर्स। तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहां पे आपको KRK एकेडमी .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए KRK Academy.in करके वेबसाइट है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK Academy का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK Academy करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको OTP एंटर करना है अभी। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई OTP करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है, आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल दूँ और नीचे आपको ईमेल आईडी डालना है आपको, जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, हो गया। तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेज़ किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए
ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट। तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फ़ोल्डर है जो पेपर 2 का फ़ोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। एसए के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज़ करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेज़ करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।